हमारे देश में एलपीजी का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हालांकि पश्चिम एशिया में ही युद्ध से तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर है। शिवालिक के बाद भारत का एक और जहाज नंदा देवी एलपीजी गैस लेकर गुजरात के वड़ीनगर पोर्ट पहुंच गया। नंदा देवी जहाज करीब 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर वड़ीनार पोर्ट पहुंचा। फिलहाल 2 डॉटर वेसल में एलपीजी ट्रांसफर किया जा रहा है, जिसके बाद ये एलपीजी देश के अलग अलग हिस्सों में सप्लाई की जाएगी। देश में चल रही एलपीजी गैस की जो दिक्कतें थी वो दूर होती हुई दिख रही हैं और दूसरा जहाज जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भारत पहुंचा है नंदा देवी, वो ये जो वाड़ीनार पोर्ट है, वाड़ीनार पोर्ट से जो इसकी फैसिलिटी है ऑफ वहां पे 10 किलोमीटर दूरी पर जो है ऑफशोर फैसिलिटीज है, वहां पे मिड सी में जो है इसके ट्रांसफर हो रहा है। मिड सी में जो है वो गैस ट्रांसफर की जा रही है। आधी गैस यहाँ पे ट्रांसफर होगी या फिर 2 अलग अलग शिप में जो है वो ट्रांसफर किए जाएंगे, जिसकी आधिकारिक जानकारी का हम इंतजार कर रहे हैं। पर एक जो बाकी का, जिस तरह से शिवालिक में बाकी 24,000 मैट्रिक टन गैस जो है वो मैंगलोर पहुंचने वाला है, ठीक उसी तरह आज भी जो है वो नंदा देवी से जो 24,000 मैट्रिक टन गैस है वो मैंगलोर पहुंचेगा, ताकि दक्षिण भारत में जो है वहां पर भी जो सप्लाई चेन में जो है कोई दिक्कत ना हो, आपूर्ति में कोई कमी ना हो, उसका पूरा ध्यान रखा जा रहा है। जो यहाँ पे गैस ट्रांसफर किया जा रहा है वो पश्चिमी भारत और उत्तर भारत में वहां पे बॉटलिंग प्लांट से वो एलपीजी सिलेंडर्स में भरा जाएगा और फिर एलपीजी सिलेंडर्स पश्चिम और उत्तरी भारत में पहुंचाए जाएंगे। तो ठीक ऐसी तरह दक्षिण भारत में भी जो है आईओसीएल के द्वारा ये गैस पहुंचाया जाएगा। तो 2 जहाज आने से 1.5 दिन के सप्लाई की आपूर्ति हुई है, जिससे ऑयल मार्केटिंग कंपनियां और साथ ही जो है भारत सरकार को एक राहत रही है कि जो एलपीजी की किल्लत हो रही थी उस पे अब जो है वो रोक लगेगी, क्योंकि सरकार अपने पास जो बफर स्टॉक था उसको भी मार्केट में ला पाएगी, क्योंकि 1.5 दिन का अतिरिक्त सप्लाई उनके पास अब पहुंच चुका है। वाड़ीनार से कैमरामैन जमीन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक। नंदा देवी जहाज के पहुंचने पर हमारे संवाददाता ब्रिजेश दोषी ने पोर्ट के चेयरमैन सुशील कुमार सिंह से बातचीत की। देखिए, नंदा देवी जहाज जो है वो वाड़ीनार पोर्ट पे पहुंच चुका है। हमारे साथ पोर्ट के चेयरमैन हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो जहाज आया है, क्या प्रक्रिया शुरू हुई और किस तरह ये जहाज जो है वो आगे प्रोसेस होगा? देखिए, जैसा आपको पता है, नंदा देवी वेसल है जो आया है और 46,500 मेट्रिक टन एलपीजी लेकर के ये आया है और ये यहाँ पे शिप टू शिप ट्रांसफर होगा। एंकरेज पे हाई सीज में होगा, वाड़ीनार के बर्थ पे नहीं है, ये एंकरेज में ही उसका ट्रांसशिपमेंट हो रहा है। तो वो एक BW बर्च नाम का डॉटर वेसल है, ये पूरी क्वांटिटी उसमें ट्रांसफर होगी और जो हम लोगों के पास कम्युनिकेशन है उसमें इंडियन ऑयल से, वो ये उधर जाएगा, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री में जाएगा, तो एनोर और हल्दिया पोर्ट की तरफ जाएगा ये। सर, ये जो जहाज आया है कितने बजे आया और अब कितने बजे जो है ये प्रोसेस शुरू होगा? कितना टाइम लगेगा? कब तक ये दोनों जहाज जो हैं, जो डॉटर वेसल है, वो पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत पहुंचेंगे? देखिए, जहाज जो है आज अर्ली मॉर्निंग 2:30 AM पे आया है, 2:30 पे, और जो इसका डॉटर वेसल है जिसमें इसको ट्रांसफर करना है वो भी आ गया है। जो S2S के जो इक्विपमेंट्स हैं, जो फेंडर्स हैं जो बीच में लगते हैं, योकोहामा फेंडर्स हैं और जो गैंग्स हैं मूरिंग वगैरह की, वो अपना काम कर रही हैं। तो करीब 1 बजे दोपहर के आसपास ये साइड बाय साइड दोनों जहाज लग जाएंगे। फिर ये ऑपरेशन करीब 3 बजे से शुरू हो जाएगा और जो पंपिंग रेट होता है वो टिपिकल पंपिंग रेट करीब 1000 टन पर घंटे के हिसाब से होता है। तो करीब 2 दिन, सवा 2 दिन। सर, आखिरी सवाल, ये जो जहाज आया है उसके बाद जो गैस की किल्लत थी, क्या उससे राहत मिलने की संभावना देखी जा रही है और कितने और जहाज आने की कोई सूचना या क्या प्राथमिकता पोर्ट के द्वारा दी जा रही है? देखिए, ये जो जैसा कि जियो पॉलिटिकल सिचुएशन आप देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट तो रहता ही है, बट जो मंत्रालय ने एक ये सारे मेजर पोर्ट्स को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि एनर्जी में कोई सप्लाई चेन में कोई इशू ना आने पाए, तो उसके लिए मंत्रालय ने ये कहा है कि एलपीजी के जो भी जहाज आएंगे वो प्रायोरिटी पर लगेंगे और उनको एफिशिएंटली उसको हैंडल करना है, डिस्चार्ज को एफिशिएंटली हैंडल करना है, जिससे कि एलपीजी जो है सही मात्रा में सही जगह जहां भी इसकी जरूरत है वहां पहुंचती रहे। इंडियन ऑयल का कार्गो है, सो वो बाकी डिस्ट्रीब्यूशन का तो वो आपको बता पाएंगे। एज अ पोर्ट हम लोगों का जो मैंडेट है कि इसको फैसिलिटेट करें और वो हम लोग कर रहे हैं, सारी फैसिलिटी हम लोग दे रहे हैं। और अभी मैं खुद जहाज पे जाके आया हूँ एंकरेज में, तो वहां से हम लोग क्रू से भी मिलकर आए हैं। किसी को किसी भी तरह की अगर उसमें फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी तो हम लोग रेडी हैं। धन्यवाद। तो ये थे
चेयरमैन जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जहाज है वो जिस तरह से आया और अब उसको जो है वो खाली किया जा रहा है, 2 डॉटर वेसल के द्वारा इसको खाली किया जाएगा और ये जो है पूरी तरह से पूर्वी भारत की जो सप्लाई चेन है वहां पे जाएगा। तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ये एलपीजी भेजा जाएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, उसका पूरा ध्यान जो है रखा जा रहा है और प्राथमिकता एलपीजी जहाजों को दी जा रही है। वाराणसी से कैमरा जयंत के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक। गुजरात के औद्योगिक शहर सूरत में इन दिनों रसोई गैस की भारी कमी है। स्थिति गंभीर है। हीरा और टेक्सटाइल नगरी के रूप में पहचाने जाने वाले सूरत में गैस की कमी का सबसे बड़ा असर प्रवासी मजदूरों पर पड़ा। सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने से स्थिति इतनी बिगड़ गई कि हजारों मजदूर अपने गांवों की ओर लौटने लगे। उधना रेलवे स्टेशन पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जाने वाले मजदूरों की भारी भीड़ उमड़ रही है। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर ऐसी तस्वीरें अक्सर दिवाली और छठ पर्व के मौके पर देखने को मिलती है, जब प्रवासी मजदूर त्योहार मनाने के लिए अलग अलग राज्यों में अपने अपने गांव जाते हैं। एक बार फिर उधना रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों का सैलाब उमड़ रहा है, लेकिन अभी ना तो दिवाली है और ना ही छठ। इस बार वजह है गैस की किल्लत। गुजरात के औद्योगिक शहर सूरत में गैस संकट की वजह से दूसरे राज्यों के मजदूर पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। गांव जाने के लिए सर गैस का प्रॉब्लम है, गैस मिल नहीं रहा है। यहाँ पे 5-6 दिन से बाल बच्चा को सूखा पका खिला के रख रहा हूँ, चूड़ा दही ऐसे यही सब खिला के रख रहा हूँ। उनके परिवार था तो उसके यहाँ बना उना के खाते थे, फिर परिवार भी कितना दिन खिलाएगा इधर। इसके वजह से हम सबको गाँव जाना पड़ रहा है। गाँव में तो सर किसी तरह लकड़ी वगैरह से आदमी बना के खा ही लेगा, कि इधर तो इधर बनेगा। रूम लकड़ी इधर जलाएगा तो रूम मालिक जलाने नहीं देगा, बोलेगा रूम काला हो जाएगा, इसे हो जाएगा, उसे हो जाएगा, बहुत तरह बात बोलने लगता है। सूरत शहर में इन दिनों घरेलू और कमर्शियल गैस की भारी किल्लत है। इस संकट की सबसे ज्यादा मार वो परिवार झेल रहे हैं जो दूसरे राज्यों से यहाँ रोजी रोटी की तलाश में आए थे। सूरत के उधना रेलवे स्टेशन पर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड जाने वाले श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यार जा रहे अपने गांव, सिलेंडर नहीं, गैस नहीं मिल रहा है, इसी चलते जा रहे हैं। खाना सिलेंडर नहीं मिला किस कारण? किसका पता नहीं। गैस दुकान पर जाते तो बोलता है गैस ही नहीं है। गैस मिलता है तो जहाँ 500 का गैस 2100 में मिलता है। गैस नहीं मिलने की वजह से इन मजदूरों के घरों में खाना बनाने का संकट गहरा गया है। बाहर खाना बहुत महंगा है। गैस नहीं मिलने पर कई लोगों ने विकल्प के तौर पर लकड़ी का चूल्हा जलाने की कोशिश की, तो मकान मालिकों ने सुरक्षा और प्रदूषण का हवाला देकर इन्हें इसकी इजाजत नहीं दी। लिहाजा इनके सामने पलायन के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा। यहाँ तो दिक्कत गैस का ज़्यादा चल रही है। गैस का बहुत महंगाई है यहाँ, इसके वजह से हम लोग जा रहे हैं घर पर। लेकिन गैस की दिक्कत तो गांव में भी होगी। फिर गांव में होगा तो अपना खुद का घर है तो वहाँ तो लकड़ बकड़ पे भी खाना बना लेते हैं। यहाँ नहीं बना सकता है ना। यहाँ दूसरे किराए के मकान पे कितना काम करेगा आदमी। सूरत रेलवे स्टेशन पर अपने सामान के साथ वतन वापसी करते मजदूरों की भारी भीड़ देखी जा रही है। इतने बड़े स्तर पर मजदूरों के पलायन से सूरत के औद्योगिक क्षेत्र का संतुलन बिगड़ सकता है। टेक्सटाइल और दूसरे छोटे उद्योगों में कारीगरों की कमी होने की आशंका बढ़ गई है। अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो आने वाले दिनों में प्रोडक्शन ठप हो जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। देश भर में इन दिनों रसोई गैस को लेकर चिंता का माहौल है, लेकिन गुजरात के जामनगर में एक ऐसा परिवार है जो पिछले कई दशकों से सोलर कुकर का इस्तेमाल कर रहा है और इसलिए इस परिवार पर एलपीजी संकट का कोई असर नहीं है। जामनगर का मांकड़ परिवार सब कुछ सोलर कुकर में बनाता है। विशेष बात यह है कि करीब 1990 से इस्तेमाल हो रहा ये सोलर कुकर आज तक ख़राब नहीं हुआ। सोलर कुकर में खाना बनाने के साथ मूँगफली, पोहा और मुखवास जैसी चीज़ें भी भूनी जा सकती हैं। इस तरह सोलर कुकर का इस्तेमाल रसोई गैस की अच्छी बचत करता है। एक तरफ हमारे देश में सिलेंडर को लेकर हाहाकार मचाए, वहीं सूरत में कुछ ठगों ने इस आपदा में भी अवसर तलाश लिया। बारडोली इलाके में 4 ठगों ने मिलकर खुद को पुलिसकर्मी बताया। गैस सिलेंडर की कालाबाजारी का आरोप लगाकर एजेंसी मालिक से 50,000 रुपये ऐंठ लिए। हालांकि सूरत क्राइम ब्रांच की टीम ने तुरंत एक्शन में आकर 2 को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक साथी फरार है। गत तारीख 12/3/2026 को बारडोली रूरल पुलिस स्टेशन के वाकानेरा गांव है,
वहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, वो पेट्रोल पंप के नज़दीक भारत गैस एजेंसी की एक टेम्पो गाड़ी जा रही थी। उसको दो गाड़ी स्कॉर्पियो ब्लैक कलर और वाइट कलर की स्कॉर्पियो में आए 3 से 4 इसमों ने रोक के उसको पुलिस होने का बोल के उसको धमका के उसके पास से 50,000 रुपये निकलवाए थे और फिर चले गए थे। तो उस तहत बारडोली रूरल पुलिस स्टेशन में गत रोज एक गुना रजिस्टर हुआ है और वो गुना के तहत मेहरबान एसपी साहब और आईजी साहब की सूचना के अंतर्गत तात्कालिक एलसीबी एसओजी के टीम ने मिलके अभी तक टोटल 3 आरोपियों को इसमें अरेस्ट किया हुआ है। सूरत के डिंडोली से हत्या के दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के जन्मदिन पर रक्तदान करने लौट रहे एक युवक पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया, मार डाला। इसके पीछे आपसी रंजिश बताई जा रही है। आरोप है हत्या की साजिश एक बीजेपी कार्यकर्ता ने रची और उसके बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। ब्लड कैंप में ब्लड डोनेट करते हुए आशीष सिंह राजपूत अपनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे थे। आशीष की तस्वीरें उनके जीवन की अंतिम तस्वीरें बन गई। 15 मार्च को डिंडोली पुलिस स्टेशन में एक मर्डर का एक डिटेक्ट क्रिमिनल केस रजिस्टर हुआ है। उसमें जो विक्टिम है जिसका नाम है आशीष राघव प्रकाश उमाशंकर सिंह, उसका मर्डर हुआ है। उसके जो ब्रदर है उसने फरियाद जाहिर की है। फरियाद की ब्रीफ ऐसी है कि इस जो ऑफेंस में इन्वॉल्व अभिषेक राजपूत और दूसरे 5 लोगों ने मिलके ये जो विक्टिम है उस पर हमला किया। यहाँ डिंडोली पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में कृष्णा एसी मॉल है, उसके सामने पब्लिक प्लेस में, और उस पर हमला शार्प वेपन और आयरन रोड के यूज़ करके वो हमला किया। उसके हिसाब से उसके बॉडी पे ग्रेवियस हर्ट हुआ और उसको फर्दर ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल ले गए, वहाँ पे उसको डेथ जाहिर किया गया। ये ऑफेंस रजिस्टर होने के बाद गुजरात के प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी में एक भव्य राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। इस दौरान यहां भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बन गया, क्योंकि अब अंबाजी में मां अंबा के साथ श्री राम दरबार भी स्थापित है। आखिरकार 17 साल का इंतजार खत्म हुआ। इस ऐतिहासिक पल का साक्षी बनने के लिए यहाँ हजारों श्रद्धालु जुटे। भक्तों का उत्साह चरम पर देखने को मिला। पूरा वातावरण राममय नजर आया। मंत्रों के उच्चारण के बीच ये दिव्य और भव्य तस्वीरें गुजरात की प्रसिद्ध शक्तिपीठ अंबाजी मंदिर से सामने आई हैं। जहां पूरे विधि विधान से भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस दौरान यहां भगवान राम की आरती की गई। उन्हें अन्नकूट का भोग भी लगाया गया। विजय मुहूर्त, अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम परिवार, राधा कृष्ण परिवार, माँ हिंगराज, भगवान गणेश जी, हनुमान जी और सभी दिक्पाल देवता इत्यादि देवताओं की भव्यादि भव्य त्रिदिन साध्य अचल प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भगवान की कृपा से आज यहाँ परिपूर्ण हुआ है। माँ अम्बा की कृपा से परिपूर्ण हुआ है। तो माँ अम्बा की कृपा सदैव और भगवान अयोध्यापति सीतारामचंद्र की ये परम कृपा सभी भक्तजनों के ऊपर बरसे। 2008 में इस राम मंदिर की नींव रखी गई थी। पूरे 17 साल लगे अंबाजी के मंदिर के पास इस भव्य मंदिर को तैयार होने में। अब भक्त अंबाजी मंदिर के दर्शन करने के बाद भगवान राम के दर्शन भी कर सकेंगे। इसके अलावा यहाँ गणपति जी, राधा कृष्ण, हिंगलाज माता
और हनुमान जी के अलग अलग मंदिर भी बनाए गए हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। अंबाजी गांव में काफी समय के बाद में राम मंदिर बना है। इसमें सभी देवी देवता बिठाए हैं, राधा कृष्ण है, राम सीता है, हनुमान जी है जय और गणपति भगवान है। और काफी समय से मतलब अंबाजी में तो लोग आते हैं, इस मंदिर का लाभ काफी लोगों को मिलेगा। मान्यता के अनुसार अंबाजी का श्री राम से गहरा नाता है। जहां मां अंबा ने उन्हें अजय बाण का आशीर्वाद दिया था, इसी अजय बाण से रावण का वध हुआ था। अंबाजी से शक्ति सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आज से गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।